हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं CR145। तो इसमें हम CR145 के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, जो भी स्पेशली हम इस तरीके से पढ़े हैं जो कि डीजीसीए के लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें हम उसको थोड़ा अच्छे तरीके से इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। तो हम सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर CR145 जो है एक किस चीज़ के लिए है, CR145 को क्यों बनाया गया। तो जितने भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी, तो उनका जो अप्रूवल होता है वो CR145 के अंतर्गत किया जाता है। जितने भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसको समझने से पहले तो हमें कुछ बेसिक सी एक डिफिनीशन समझनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी जरूरी है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि लार्ज एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है। जो कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो होता है वो 5700 kg से ज़्यादा होता है, तो हम उसको लार्ज एयरक्राफ्ट कहते हैं। अगर वहीं पर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो वो मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ये बात हो गई लार्ज एयरक्राफ्ट की। अब हम बात करते हैं सर्टिफाइंग स्टाफ। सर्टिफाइंग स्टाफ किससे कहते हैं? तो वो पर्सन हो जो कि एयरक्राफ्ट के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और कोई भी कंपोनेंट हो गया उसका मेंटेनेंस वगैरह हो जाए तो उसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है तो वो होता है सर्टिफाइंग स्टाफ, जो कि इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। अब हम बात करते हैं कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत तो सारी चीज़ें की जाती हैं कि एयरक्राफ्ट की फ्लाई करने के पहले पहले जो उसका मेंटेनेंस करते हैं, कि एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करते हैं कि सब कुछ ठीक है, एयरप्लेन जो अच्छे तरीके से उड़ सकता है कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। मतलब कि प्लेन के उड़ने के पहले जो भी इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है। तो एयर सब बातें रही। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं। तो अगर एरोप्लेन की बात यहाँ पर हो गई, जितने भी एरोप्लेन वगैरह रखे जाते हैं उनका वेट जो है 5700 किलोग्राम से ज़्यादा होने चाहिए। 19 सीटर की कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट होना चाहिए। 19 सीटर जो है का एयरक्राफ्ट कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा। और इसके साथ साथ उसमें 2 पायलट होने चाहिए, और जो है टर्बोजेट या टर्बोप्रोप का, डबल इंजन का टर्बोप्रोप का एयरक्राफ्ट होना चाहिए, एरोप्लेन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में कि कब उन्हें कॉम्प्लेक्स मोटर पावर के अंतर्गत रखा जाता है। तो हेलीकॉप्टर का वेट जो है 3175 kg होना चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और वहीं पर 2 पायलट होने चाहिए इसमें भी, और जो सीटिंग कैपेसिटी होती है 9 या फिर इससे ज़्यादा। तो एक बेसिक चीज़ रही जो कि कॉम्प्लेक्स मोटर पावर के बारे में रही, जो मैंने अभी तक आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहेंगे कि A2 क्या है, B2, पहले हम आपको बताएंगे कि A2, A3, A4, B2, C, D1 के अंतर्गत किस प्रकार के एयरक्राफ्ट रखे गए हैं, किसके अंतर्गत कंपोनेंट रखा जाता है, किसके अंतर्गत नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन को रखा जाता है। तो इसमें हम बताने वाले हैं A2, A3, A4, B2, C, D1 के अंतर्गत। A2 के अंतर्गत रखा जाता है, जो इसके अंतर्गत आते हैं पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, और उनका जो वेट हो सकता है मैक्सिमम 5700 kg होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 5700 kg से ऊपर हो गया तो लार्ज एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स मोटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में चला जाता है। तो A2 के अंतर्गत जितने भी पिस्टन इंजन के एयरक्राफ्ट हो गए उनको रखा जाता है, और इनका वेट जो है 5700 से कम रखा जाता है, और इसमें लाइन और बेस मेंटेनेंस किया जाता है। वहीं अगर हम A3 की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर को रखा जाता है। हेलीकॉप्टर में किसको 3175 kg से बिलो वाले वेट के हेलीकॉप्टर को रखा जाता है, उसका लाइन और बेस मेंटेनेंस इंक्लूड है। A4 में किसको रखा जाता है, A1, A2, A3 कैटेगरी के अलावा जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है वो सब A4 के अंतर्गत में किया जाता है। अब B2 की बात कर लें तो B2 कैटेगरी में भी जो है पिस्टन इंजन के एयरक्राफ्ट रखा जाता है, लेकिन उनकी जो इंजन की कैपेसिटी होती है वो 450 हार्स पावर से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। क्लास C के अंतर्गत जो है जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनको रखते हैं, और वहीं क्लास D के अंतर्गत जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है। हम बात कर लेते हैं कि लाइन मेंटेनेंस के बारे में, बेस मेंटेनेंस मैनेजर के बारे में, और वर्कशॉप मैनेजर के बारे में, कि इनका सब क्या काम होता है, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो कि जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो एक लाइन मेंटेनेंस मैनेजर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो देखे कि एयरक्राफ्ट की फ्लाई
होने के पहले जितना भी मेंटेनेंस हो लाइन का उसको सब कंप्लीट कराता है। अगर कोई डिफेक्ट है तो उसका रेक्टिफिकेशन करवाता है, ट्रबल शूटिंग की जाती है, और इसके साथ साथ कोई कंपोनेंट अगर नहीं सही है तो उसको चेंज भी, रिप्लेसमेंट भी कंपोनेंट का कराया जाता है। ये सब लाइन मेंटेनेंस मैनेजर करता है। अगर वहीं पर हम बात करें कि बेस मेंटेनेंस मैनेजर का क्या काम होता है, तो एक बेस मेंटेनेंस मैनेजर जो है हैंगर के जितने भी काम हो गए, जैसे कि हैंगर में जो भी मेंटेनेंस वगैरह कराना है तो वो एक बेस मेंटेनेंस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहीं पर अगर बात करें वर्कशॉप मैनेजर के क्या काम होता है, तो वर्कशॉप मैनेजर जो है इसका काम होता है कंपोनेंट के मेंटेनेंस का काम। बस एक कंपोनेंट के मेंटेनेंस का काम देखता है कि कंपोनेंट ठीक है कि नहीं ठीक है, जो भी वर्कशॉप में कंपोनेंट आए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वर्कशॉप मैनेजर। सर्टिफिकेट आप रिलीज टू सर्विस, जैसे मैंने बताया था कि सर्टिफाइंग स्टाफ वाले इशू करते हैं। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबल मैनेजर या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं है तो इनके अलावा कोई भी इसको इशू नहीं कर सकता है। जब आएंगे तभी इशू होगा, अगर नहीं है तो नहीं इशू होगा। एक फुल टाइम बेसिस अकाउंटेबल मैनेजर या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर होना ही चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा कि फुल टाइम बेसिस का क्या मतलब है, तो फुल टाइम बेसिस मतलब ये होता है कि वो जो भी इंजीनियर है या फिर अकाउंटेबल मैनेजर हो गया या फिर जो भी इंजीनियर है उनका पर वीकली जो है 35 आवर का काम ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए। मतलब कि कम से कम जो है 35 घंटे एक सप्ताह में काम किए हों, वो तो उनको बोला जाता है फुल टाइम बेसिस। हाँ, अब जैसा कि ये नहीं कि मान लो किसी वीक में कोई त्यौहार पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो उसमें कम काम कर पाएंगे तो उसको छोड़कर उस तरीके के वीक से नॉर्मली बात करें तो एक फुल टाइम जो है 35 आवर इन ए वीक को बोला जाता है। तो अभी तक तो आप काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी क्वालिटी की चेकिंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो डीजीसी के द्वारा वो एक साल में 2 बार की जाती है, जिसमें से एक बार जो है अनाउंस करके आएंगे डीजीसी वाले, बता कर आएंगे कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं कि चेकिंग करने, और दूसरी जो होता है वो अनाउंस नहीं किया जाता, वो अचानक से आकर के सडनली आकर के अचानक से ही वो चेक करेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है। और जैसे कि वेदर चेक ऑर्गेनाइजेशन में जो किया जाता है कि वेदर चेक के जैसे हैंगर हो गया तो हैंगर में कहीं कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है हैंगर में, या फिर जो उसकी फर्श वगैरह हो गई सब ठीक ठाक तो है कि नहीं, तो ये एनुअली एक बार करना काफी जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि रिकमेंडेड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इसका रिकमेंडेड ऑपरेशन प्रोसीजर का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होने चाहिए इन्वॉल्व मेंटेनेंस के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 10 लोगों का इन्वॉल्वेशन जरूरी होता है कि मेंटेनेंस में वो इन्वॉल्व हो, कम से कम नहीं बोल सकते 10 लोग। और अगर वहीं पर बात किया जाए कि कम से कम कितने लोग जो है ऑपरेशन में किसी में इन्वॉल्व हो, तो कम से कम 2 होने चाहिए, फुल टाइम बेसिस हो भी 2 हो, और उनमें से एक होता है मेंटेनेंस इंजीनियर और दूसरा होता है क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर। मतलब कि ये 2 लोग कम से कम मिनिमम, अगर बात बोला जाए कि कितने लोग इन्वॉल्व हो तो 2, और एक नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो 10 लोगों का मेंटेनेंस में इन्वॉल्वेशन जरूरी हो। चलिए दोस्तों, अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्वेश्चन कई बार आता भी है, जैसे अभी तक बताया उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो अब बताने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन फैक्टर की क्या डेफिनेशन है, ह्यूमन परफॉर्मेंस। जनरली बच्चे से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस और फैक्टर को तो बहुत स्टूडेंट होते हैं कि जो कि सेम ही समझ लेते हैं इन दोनों चीजों को, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है। आज हमको बताने चाहते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है, जहां पर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लिमिटेशन कैपेबिलिटीज, तो आप समझिए कि वो ह्यूमन परफॉर्मेंस की डिफिनेशन है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन के लिमिटेशन और कैपेबिलिटीज के कारण एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पे, एयरक्राफ्ट के सेफ्टी पर जो भी इफेक्ट पड़ता है वो सब ह्यूमन परफॉर्मेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लिमिटेशन कैपेबिलिटीज जहां पर पॉइंट आया तो आप तुरंत पकड़िएगा कि ये ह्यूमन परफॉर्मेंस है। अब चलिए हम बात करने वाले ह्यूमन फैक्टर फिर किसे कहते हैं। तो मेंटेनेंस के लिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर के लिए, एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनको कहते हैं ह्यूमन फैक्टर। और उसके साथ साथ जो भी हमारे कंपोनेंट हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, इनको जो ह्यूमन के द्वारा समझा जाता है कि किस प्रकार से इन पर काम किया जाए, मतलब कि कंपोनेंट के बीच में और ह्यूमन के बीच में जो एक रिलेशन बनाया जाता है, ये सब जो भी ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो आई होप आप ह्यूमन फैक्टर समझ गए होंगे। जनरली आसान भाषा में बोले कि जो प्रिंसिपल बनाया जाता है कि एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, तो वो सब उनके ट्रेनिंग के लिए, और एक ह्यूमन और एक कंपनी, ह्यूमन के बीच में और कंपोनेंट के बीच में जो भी मशीनों हो गए उनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये सब ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। और परफॉर्मेंस में मैंने बताया है कि लिमिटेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा आप समझ जाइएगा कि ह्यूमन परफॉर्मेंस होता है। और एक कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग ह्यूमन फैक्टर की जो है वो 2 साल में जरूरी होती है।
अब हम बताने वाले हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो उसका मैन आवर प्लान होता है वो 25% से कम हो जाए किसी भी मंथ के दौरान, तो इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट डेविएशन। मैन आवर प्लान में सिग्निफिकेंट डेविएशन इसको बोलते हैं। और मैन आवर प्लान जो भी होता है इसको 3 मंथ में एक बार चेक करना जरूरी होता है, और जब भी जरूरत हो तो इसको अपडेट करना भी जरूरी होता है। तो यही सारी बातें रही इस वीडियो में, और अभी 145 पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं। अगर मैं पूरा कंप्लीट करूँ इस वीडियो में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो है नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा, मैं बनाऊंगा जरूर 145 का। तो आई होप अभी तक वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, और आगे भी जो बनाऊंगा 145 का उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर अभी तक वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।